नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मगध के प्रमुख राजवंश और शासक में पार्ट 3 पर चलने वाले हैं। देखिए, हमने विभिन्न वंश की चर्चा कर लिया था। आपको ध्यान होगा कि हमने हर्यक वंश का चर्चा किया था, हम नंद वंश के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद जो आप ये भी जानते हैं कि हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मौर्य वंश भी पढ़ चुके थे। अब उससे आगे बढ़ने का समय आ चुका है और यहाँ अब जो है हम लोग शुंग वंश की चर्चा करेंगे। अब शुंग वंश के विषय में अगर यहाँ पर कहा जाए तो सबसे पहले जो प्रमुख इसमें योद्धा है, शासक है, उसके विषय में देखेंगे और वह है पुष्य मित्र शुंग। इनके विषय में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो क्या करना है, महत्वपूर्ण मान के चलना है। और शुंग वंश का अगर देखेंगे आपको एरिया जो देखने को मिलेगा, देख लीजिए किस तरह से फैलाव दिखता है। यानी कि भारत के अगर कुछ हिस्सा मध्य का, बाकी जो आपको दिखेगा उत्तर का हिस्सा और उत्तर पूर्व का हिस्सा जो है वो ज्यादा, हालांकि नॉर्थ ईस्ट आपको नहीं दिखेगा। तो मगध का विस्तार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में यहां भी नहीं होता है। चलिए, अब शुंग वंश की स्थापना जो है इनके द्वारा यहां पर होता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। राजधानी पाटलिपुत्र रहता है, ब्राह्मण धर्मानुयायी हैं। कई यहां पर मगध शासक देखे गए, आपको ध्यान होगा, जिसके विषय में मैंने कहा था कि वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के साथ जा रहे हैं। और कई के विषय में हमने आपको ये चर्चा किया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने को मिला था। लेकिन यहां पर जब शुंग वंश पे चलेंगे, पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे, तो ये ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। अयोध्या अभिलेख के अनुसार जो है 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। अश्वमेध यज्ञ के विषय में समझते हैं ना, रामायण देखते हुए देखा होगा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, वो जहां तक घोड़ा जाएगा और तहां तक उसका राज्य हो जाता है। अगर किसी ने उस घोड़े को पकड़ा तो उसके साथ, राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये सब हमने देखा है, सुना है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया गया यहां पर, तो पता चलता है कि जाहिर सी बात है अश्वमेध यज्ञ होगा तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण धर्मानुयायी ही होगा। भरूत स्तूप का निर्माण भी होता है, सेनानी का उपाधि भी हासिल करता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या अभिलेख में किस राजा के विषय में पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किया है मगध का शासक, तो वो आपको पुष्यमित्र शुंग के विषय बताना है। यवनों के आक्रमण का जो है यहाँ पर विफल किया और महाभाष्य का लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कहीं से क्या होता है कि फैक्ट आपसे पूछा जाता है तो उसको थोड़ा सा अगर देख लेंगे 1-2 बार और इसमें देखेंगे पीवाईक्यू में, तो कई बार यहां से प्रश्न आया है। अब यहां पर आगे चलते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग है उससे आगे बढ़कर के हम लोग अग्निमित्र शुंग के पास चलते हैं। तो अग्निमित्र शुंग जो है वह पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक शुंग वंश के हैं उनका पुत्र रहता है। और इसका उल्लेख जो है कालिदास के मालविकाग्निमित्र में देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन रचना है इसमें, और इसमें मालव जो राजकुमारी मालविका से प्रेम विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत बेहतरीन ये है, अगर आपको कहीं मिले ये पढ़ने के लिए तो एक बार पढ़ के देखिए, गजब का ये पुस्तक लिखा हुआ गया है। हिंदी रूपांतरण भी इसका मिल जाएगा। उसके बाद देवभूति, देवभूति का यहाँ मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि पीवाईक्यू में ये पूछा गया है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर इसीलिए कि अंतिम शुंग वंश का ये शासक है देवभूति, और दूसरा हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव द्वारा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, उसकी हत्या किसके द्वारा किया गया, तो मंत्री वासुदेव के द्वारा किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे कण्व वंश की यहाँ पर चर्चा करेंगे तो वासुदेव जो है उसे कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन वासुदेव है, देखिए, देवभूति की हत्या कर देता है, शुंग वंश को यहाँ पर समाप्त करता है, और ये मंत्री जो है अपने आप को शासक बना देता है और ये कण्व वंश की स्थापना करेगा। कण्व वंश की स्थापना जो है फिर हम जान रहे हैं कि वासुदेव के द्वारा हुआ, कण्व वंश का संस्थापक। और यह भी जो है शुंग वंश की तरह ही जैसे देखा गया विभिन्न राजा जो ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, यहाँ भी वासुदेव भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद जो है सुशर्मन जो है कण्व वंश का अंतिम शासक है। तो ये पूछा जाता है कि जो संस्थापक है, पहला शासक, वो कौन है, वासुदेव, जो कि मंत्री हुआ करता था किसमें, शुंग वंश में। और यहाँ पर अंतिम जो है सुशर्मन होता है जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक होता है, और इसकी हत्या भी की गई। इसकी हत्या करके सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर लिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गुप्त वंश की चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो एक तो मौर्य वंश से पूछा जाता है, दूसरा गुप्त वंश से। 5 स्टार लगाइए, जरा ध्यान से इन सब चीजों को आप देखना, यहां से
शुरू करते हैं। कुछ जो शासक हैं उसके विषय में कुछ फैक्ट लगातार पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिरगुप्त 275 ईस्वी जो इस वंश का संस्थापक कहा गया, महाराज की उपाधि लेते हैं। गुप्त पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, ये पूछा जा चुका है कि गुप्त पहले सामंत किसके थे? कुषाणों के। मूलतः वैश्य जाति से ये लोग आते थे। और घटोत्कच जो है वह भी महाराज की उपाधि लेता है। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर चर्चा यहां किया जाए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, यहां से प्रश्न आते रहे हैं, तो ये 319 से 334 ईस्वी तक देखा जाएगा। और यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा शिरगुप्त कहा गया संस्थापक, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में कहा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ये होता है। 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की शुरुआत भी इन्हीं के साथ इसलिए की जाती है और उपाधि जो है महाराजा धीराज की ली जाती है। ध्यान रखिएगा, शिरगुप्त जो संस्थापक गुप्त वंश के हुए वह महाराज की उपाधि लेते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक शासक माना गया गुप्त वंश का, वो महाराजा धीराज का उपाधि लेता है और विवाह लिच्छवी की राजकुमारी होती है कुमार देवी, उससे किया जाता है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो ये जरा आपको ध्यान में रखना है। अब समुद्रगुप्त के विषय में कौन नहीं जानता, इतना महान शासक समुद्रगुप्त होता है कि क्या ही कहना। तो जरा देखते हैं समुद्रगुप्त की कहानी को, समझते हैं। 335 से 375 ईस्वी तक। अन्य नाम क्या इसका है? काच, ये पूछा जा चुका है। उपाधि पूछा जाता है अप्रतिरथ परक्रमांक कविराज, वंश का सबसे प्रतापी सम्राट। मैंने पहले ही से आपसे कहा था कि जैसे देखिए, मैं नेपोलियन के विषय में जब यूरोपियन इतिहास पढ़ रहा था तो मैंने नेपोलियन के विषय में पढ़ा, और एक जगह एक विद्वान जो इतिहासकार हैं जेएनयू के, उनसे मेरी चर्चा हुई, तो मैं नेपोलियन के विषय में कुछ कह रहा था उनसे कि सर ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि आपने समुद्रगुप्त को पढ़ा है? तो मैंने कहा मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और थोड़े बहुत मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप समुद्रगुप्त के विषय में ठीक से पढ़िए, और यदि आप समुद्रगुप्त के विषय में सही से पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप नेपोलियन की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप फिर कहेंगे कि जैसा कार्य समुद्रगुप्त ने किया भारत में, लगभग उसका कॉपी या उससे बहुत कम यूरोप में नेपोलियन करता हुआ नजर आता है। फिर आप तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त की परिस्थिति अलग था और वो बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ। तो यहां पर देखेंगे ना, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी सम्राट इसे माना गया है। वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। देखिए, मैं नेपोलियन की चर्चा कर ही रहा था, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। अर्ली हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया में इस बात को लेकर के चर्चा लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रथम स्रोत जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से देखने को मिलता है। और राजनीतिक विजय की बात किया जाए तो आर्यभट्ट के 9 जो राजाएं हैं, दक्षिण के 12 राजाओं पर इसने विजय हासिल किया। मतलब तमाम राजे महाराजे जो हुए ना, सबके मुकुट ला करके अपने चरणों में इसने रख लिया। इतना प्रतापी राजा हुआ। सांस्कृतिक चर्चाएं बहुत सारा हुआ। अश्वमेध यज्ञ की अगर बात यहां पर की जाए तो अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया। पृथ्वी का प्रथम वीर इसे कहा गया, और वीणा वादन भी इसे आता था। मतलब बहुत बेहतर कवि भी माना जाता था, मतलब विद्वान भी, और दूसरी बात महान योद्धा भी। तो समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान जो है वसुबंधु हुए। तो यहां पर इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न यहां से समुद्रगुप्त से आ सकता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में पढ़ाते हुए मैंने आपके क्या 2-3 चीजें बताया था जिसको याद रखना है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मैंने कहा, और मैंने क्या कहा, उपाधि किसके लेता है? महाराजा धीराज की। और विवाह किससे होता है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में 2-3 चीजें हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में अगर आप पढ़ें और अगर देवगुप्त नाम आ जाए तो घबराना नहीं है। देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है, और ये उपाधि महाराजा धीराज का नहीं, परम भागवत का लेते हैं। ठीक से समझना है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि परम भागवत, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम उपाधि महाराजा धीराज, और श्रीगुप्त जो इस वंश के संस्थापक हुए गुप्त वंश के, उसने उपाधि क्या लिया? महाराज की। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। एक घटोत्कच शासक होता है, वो भी महाराज की उपाधि लेता है। तो ऐसे अगर आप चीजों को देखेंगे ना, तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कहा गया। महान प्रतापी शासक ये होता है। इसलिए यदि ये पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो गोल्डन पीरियड रहा है, स्वर्ण काल रहा है, वह किसके शासनकाल में रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बड़ा भाई जो है रामगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख किया गया है। शक विजय पर
विक्रमादित्य की उपाधि लेता है और पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के चलाता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि, जो आप विक्रमादित्य की कहानियां भी सुनते रहते हैं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कहा गया। देवगुप्त भी इसका नाम रहता है। रूपक, रजत या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये दोनों तीनों चीजें जो है नोट कीजिए, यहां से प्रश्न आ सकता है। प्रथम राजधानी कहां पर होता है? पाटलिपुत्र। द्वितीय राजधानी कहां पर? उज्जैन। और दरबार में 9 रत्न इसके होते हैं, जिसमें से देखिए कौन कौन से हैं। कालिदास, देखिए जरा, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपकन, वररुचि, बेताल भट्ट और घटक पर। सोच सकते हैं ये 9 रत्न थे। जरा देखिए किस लेवल के विद्वान ये सब रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज। और ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। चीनी यात्री, जो आप जानते हैं ना, फाहियान के विषय में आप सुनते होंगे। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आगमन हुआ था 399 414 ईस्वी में देखने को मिलता है। संबंधित अभिलेख देखेंगे, मेहरौली लौह स्तंभ लेख और उदयगिरी गुफा अभिलेख देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न दे सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुमार गुप्त के विषय में चर्चा करते हैं। कुमार गुप्त जो है यहाँ पर 415 से 455 ईस्वी तक देखेंगे। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख यहीं से प्राप्त होता है और इसने मयूर शैली के सिक्के चलाए। नालंदा महाविहार की स्थापना भी इसने किया। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है नया कैंपस ओपन हुआ है, यहां से वो ना पूछ के यहां से प्रश्न आ सकता है, तो समझना है। स्कंदगुप्त की चर्चा करेंगे 455 से 467 में। तो अंतिम प्रमुख गुप्त शासक हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कंदगुप्त अंतिम गुप्त शासक हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहने का मतलब ताकतवर राजा के तौर पर देखेंगे तो स्कंदगुप्त जो हो गए वह अंतिम गुप्त शासक होंगे। और उपाधि जो है क्रमादित्य का लेते हैं, विक्रमादित्य नहीं। विक्रमादित्य की उपाधि कौन ले रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त यहां पर क्या ले रहा है? क्रमादित्य। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख में हूण आक्रमण का यहाँ पर चर्चा देखने को मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हूण आक्रमण के विषय में किसके समय में? तो स्कंदगुप्त के समय में। और यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख में हूणों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द भी पूछा जा सकता है। विषव शैली के नए सिक्के जो है यहाँ पर जो है स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए जाते हैं। अब चलिए कुछ और शासक को देख लेते हैं, जैसे कि एक देख लेते हैं भानुगुप्त। एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में चर्चा मिलता है, इसी काल से संबंधित है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य होता है। तो अगर सती प्रथा को लेकर के चर्चा किया जाए, प्रथम साक्ष्य को लेकर के, तो भानुगुप्त के समय में होगा। और विष्णुगुप्त जो होगा, मुख्य रूप से देखा जाए तो गुप्त वंश का ऐसे एकदम फाइनली अंतिम शासक माना जाएगा। और काल जो है 540 से 550 ईस्वी तक। तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त के जो है वो अंतिम शासक के रूप में। अब उत्तर गुप्त वंश को लेकर के चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये है, उत्तर गुप्त वंश जो है वह माधव गुप्त। अब ये जो माधव गुप्त है ना, यही दरअसल उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक होंगे। हर्षवर्धन के मित्र और ये सहयोगी होती हैं। हर्ष ने इसे मगध क्षेत्र में अपना क्या कर दिया? प्रतिनिधित्व करने को दे दिया। आदित्य सेन की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यह हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला क्या होता है? प्रथम शासक उसके बाद बनता है, लेकिन यह हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बनता है। जीवित गुप्त द्वितीय की चर्चा देखेंगे। कार्यकाल 715 से 527 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। और उत्तर गुप्त वंश का अंतिम शासक के रूप में जीवित गुप्त द्वितीय का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर गुप्त वंश में 2 चीजें पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा माधव गुप्त के विषय में। माधव गुप्त उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक रहते हैं और जीवित गुप्त द्वितीय जो हैं, अगर यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के उत्तर गुप्त वंश के अंतिम शासक के तौर पर देखे जाएंगे। और यहां पर इस गुप्त का अंत पूछा जाएगा तो वह कन्नौज के यशोवर्मन ने किया। तो उत्तर गुप्त भी यहां से समाप्त। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमने देखा कि मगध के जो कुछ और शासक वगैरह हो सकते थे यहां पर, उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा किया। साथियों, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने चंद्रगुप्त की चर्चा की है आज, और उसमें प्रश्न देखने को मिल सकता है। समुद्रगुप्त के विषय में निश्चित तौर पर पढ़ के जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।